वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ऑफ सेल्स। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो को स्टडी करेंगे कि जो हम ये स्टडी करेंगे कि जो बड़े सेल्स होते हैं और जो छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। एक आपके पास बड़ा सेल है और एक आपके पास जो है वो छोटा सेल है। फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा सेल है ये वाला, और ये जो है एक छोटा सेल है, ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो इससे ज़्यादा होगा जब इसका वॉल्यूम जो है इसके बराबर आ जाए, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है इसके बराबर आ जाएगा। अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर रखें हम, तो ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं इनका सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया से ज़्यादा होगा, बशर्ते कि दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम हो। वॉल्यूम किस तरह से सेम होगा वो हम जो है अभी थोड़ी देर में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो है लार्जर सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया, ठीक है, हैव लेस सरफेस एरिया इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम वाइल स्मॉलर सेल हैव मोर सरफेस एरिया। बात वही कर रहा है कि जो छोटे सेल्स होते हैं इनका सरफेस एरिया जो है वो दूसरे जो बड़े सेल्स होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। आपके पास एक बॉडी पड़ी हुई है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप इसकी जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं कि ये आपके पास इमेज पड़ी हुई है। तो इसकी सरफेस जो है ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली, और उसकी बैक साइड के ऊपर और एक नीचे जो सरफेस है वो हर वो सरफेस जो एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो रही है, एनवायरनमेंट को दिख रही है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि जैसे आपकी जिल्द है, ठीक है, आपके बॉडी ऑर्गन्स को छोड़ें, आप अपनी हड्डियों को छोड़ें, आपकी जिल्द जो है जो दूसरा कोई देख सकता है वो आपकी सरफेस एरिया है, ठीक है। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसकी जो सरफेस है, टोटल सरफेस जो है उसका सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। तो हम जो कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का जो है हम इधर जो है क्यूब को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम है फाइंड करने का तरीका, उसमें जो है ए क्यूब जो है वो लिया जाता है। ए से मुराद इसकी एक साइड है, ठीक है, एक साइड है, इसे उर्दू में ज़िला भी कहते हैं, ठीक है। तो उसका क्यूब लेना है आपने। जबकि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है उसका फार्मूला क्या है, 6 इंटू ए स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम क्यूब को स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो आपको आसान तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते थे, यानी कि सेल्स जो हैं वो क्यूब तो नहीं होते, लेकिन समझने के लिए हम ईजीएस्ट जो है वो शक्ल लेंगे, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन अगर समझते हैं, ज़रब समझना चाहते हैं, तो आप पॉइंट्स नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पर आप 0.9 को 0.867 के साथ मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि आप 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि वो आपको आसानी से समझ आए, आपके हल करने के लिए भी वो उसमें आसानी होगी, ठीक है। तो हम क्यूब ले रहे हैं कि उसकी सारी की सारी साइडेड जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। सरफेस एरिया को एक दफ़ा से फिर से समझ लें कि आपके पास ये एक क्यूब है, ठीक है, ये वाला। फ़र्ज़ करें एक डब्बा है, तो आपने इसको यहाँ से फाड़ दिया और उसको ज़मीन पर खोल कर रख दिया, ठीक है, इस तरह से। ये देखें, ये आपने खोल कर रख दिया, ये आप ऊपर से देख रहे हैं इसे। तो इसकी ये सारी साइडें अब आपके सामने आ गई, तो यही इसका टोटल सरफेस एरिया है। यही साइडें थी ना जो उसकी सारे के सारे एनवायरनमेंट को शो हो रही थी, यही इसका जो है वो सरफेस एरिया है, ठीक है। यानी कि टोटल सरफेस एक्सपोज टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसका सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम दो किस्म के सेल को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है एक बड़ा सेल और ये हमारे पास एक छोटा सेल है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है इस बड़े वाले का, और इसका वॉल्यूम जो है वो कम है। फ़र्ज़ करें कि दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है, दोनों का फंक्शन सेम है। फ़र्ज़ करें ये एनर्जी बनाते हैं, लेट्स सपोज कि ये क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। इनकी एनर्जी कहाँ बननी चाहिए, वो बनेगी इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर बनेगी और इसकी भी मेम्ब्रेन के ऊपर बनेगी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हम दोनों का वॉल्यूम जो है हमने इक्वल करना है, ठीक है। तो हाँ, ये एक छोटा सेल है,
तो हम वॉल्यूम को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं कि 3 डायमेंशनली ऐसे और भी सेल जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं जो जिनका वॉल्यूम जो है वो इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, इस तरह भी और इस तरह भी इस सेल के इक्वल आ जाए, ताकि एक सेल और बाकी यहाँ पे जितने सेल्स आएंगे तकरीबन 27 सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो वो उनका वॉल्यूम जो है इसके बराबर आएगा। हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो पढ़ रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम को हम इक्वल रख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 27 छोटे सेल मिलकर एक बड़े सेल जितना वॉल्यूम बना रहे हैं। ठीक है, अब हम कंसिडर क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज़ है वो कितना है 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, और चूँकि ये वाले सेल्स इनका टोटल वॉल्यूम जो है वो इसकी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो ए कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमारे पास एक सेल जो है उसकी एक ज़िला की साइड कितनी आ जाएगी, एक साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइक्रोमीटर। 10 + 10 + 10 = 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, कहने का मकसद क्या है कि हमारे पास ये 27 सेल तो हैं, लेकिन इनका टोटल वॉल्यूम जो है ना, इनका सारा का सारा वॉल्यूम वो इसके इक्वल है। हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इसके पास ये सरफेस एरिया इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है और यहाँ पे भी लाइन है। कितनी ज़्यादा लाइन है, जबकि इसके सिर्फ आसपास जो है वो लाइन मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जो बड़ा सेल है उसकी एक साइड की लंबाई कितनी है 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, और वो कितने नंबर में कितने हैं, एक है, और ये कितने हैं 27 है। ठीक है, 27 छोटे सेल मिलकर एक जितना जो है वो वॉल्यूम बना रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब हम देते हैं सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज सेल इसका। ठीक है, इसका सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था 6 × a²। तो 6 साइडेड है, ये देखें 6 साइडेड बन रही ना, 1 2 3 4 5 6। एक क्यूब की 6 साइडेड होती हैं। एक आपके पास डब्बा ना, तो ये कितनी साइड होंगी 6 साइड होंगी, इसलिए हम 6 जो है वो ले रहे हैं, और दूसरा ए ले रहे हैं। ये ए की वैल्यू है 30, तो हमारे पास फार्मूला क्या था 6a² था, तो ये a × a, तो क्या a² हो गया, तो ये हमारे पास की वैल्यू कितनी आएगी 5400। ठीक है, 5400 हमारे पास एक बड़े सेल का सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब हम एक छोटे सेल का सरफेस एरिया लेते हैं। एक वन स्मॉल सेल का जो है वो हम सरफेस एरिया लेते हैं, तो 6 साइडेड आ गई, और उसके जो ए की वैल्यू थी वो कितनी है 10 है। ठीक है, तो 10 × 10, तो हमारे पास का जवाब आ गया 600। ठीक हो गया, तो हम ये देखते हैं कि बड़े सेल का जो सरफेस एरिया है वो 5400 है, और एक छोटे सेल का सरफेस एरिया जो है वो 600 है। अब आप ये कह रहे हैं ये तो ठीक है, ये तो छोटा सेल छोटा है, तो इसलिए उसका सरफेस एरिया भी कम हो गया, तो हम इसको पढ़ के रहे हैं। लेकिन हमारी हेडिंग क्या है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, यानी कि ये छोटे छोटे सेल जो हैं उनका वॉल्यूम इसकी इक्वल हो तब। तो हमने ये देखा कि हमारे पास अगर हम ये छोटे छोटे सेल जो हैं ये 27 जो है वो इकट्ठे करें तब इसके वॉल्यूम के बराबर बनते हैं। ठीक है, तो जब हम 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, 600 एक स्मॉल सेल का सरफेस एरिया है, तो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा छोटे सेल्स का, वो कितना है 16200। ठीक है, 16200। तो ये देखें, यानी कि इनका सरफेस एरिया इससे ज़्यादा है। ठीक है, इनका सरफेस एरिया जो है वो इनसे ज़्यादा है। तो हमने बात शुरू में क्या फ़र्ज़ की थी कि ये क्या करते हैं एनर्जी बनाते हैं, तो इसकी सरफेस ज़्यादा एनर्जी बनाएगी कि इन सब की सरफेस जो है ज़्यादा एनर्जी बनाएगी, तो डेफिनेटली इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसके पास मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा है, तो ये वाले जो है ज़्यादा एनर्जी जो है वो बनाएंगे। उम्मीद है आपको जो है ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है ये आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो एक दफ़ा फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके शुरू से देखें, हो सकता है आपको फिर से समझ आ जाएगी।
अब हम एग्जांपल लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। आपने अगर माइटोकॉन्ड्रिया वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर पहले उसको देख लें। उसके अंदर हमने यही बात बिल्कुल की थी कि उसमें जो इंटर मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं आखिरी बात यहाँ से मुकम्मल करूँगा कि ये देखें, एक सेल आपके पास ये है, ठीक है, और ये इसने एनर्जी बनानी है और उसकी टोटल मेम्ब्रेन इतनी है। ठीक है, अब हम इतने ही साइज़ का यानी कि वॉल्यूम इतना ही रखते हैं और एक जो है फोल्डेड मेम्ब्रेन बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आ गया इस तरह से। अब हम कोशिश करेंगे कि इसका वॉल्यूम जो है वो ऊपर वाले सेल जितना ही हो। ये सॉरी, ये मिस प्रिंट हो गया। अच्छा, तो ये देखिए, अब इसका जो वॉल्यूम है वो इसके इक्वल है। ठीक है, साइज़ इसके इक्वल है, लेकिन इसका सरफेस एरिया जो है वो इससे ज़्यादा है। वो किस तरह? फ़र्ज़ करें कि हम इसको जो है इस साइड पर खोल देते हैं, यहाँ से हम इसको काटते हैं, ठीक है, और एक खोल कर रख देते हैं, तो इसका जो साइज़ है हमारे पास, फ़र्ज़ करें ये इतना सा बनता है। ठीक है, यहाँ से आपने धागे को काट दिया और खोल कर यहाँ पर रख दिया, और अगर आप जब इसको यहाँ से काटेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना लंबा बनेगा? ये इतना ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका सरफेस एरिया जो है वो ऊपर वाले से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है ट्रांसपोर्ट इन सेल, कि सेल के अंदर और बाहर जो मटेरियल जाते हैं और बाहर निकलते हैं वो किन किन तरीक़ों से जो है वो बाहर निकलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम ट्रांसपोर्ट इन सेल के अंदर जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बारी बारी इनको जो है एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर एक वाटर कूलर जो है उसको कंसिडर करें। तो कूलर के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ से नल को खोलते हैं, ठीक है, और पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब क्या है कि पानी की कंसंट्रेशन जो है, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होती है। इससे क्या मुराद है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं और यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप जो गिलास रखते हैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो वो वहाँ से मूव करके यहाँ आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्या है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, कि आपके पास क्या है, ये कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। फ़र्ज़ करें ये किसके मॉलिक्यूल हैं? O2 के मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 3 हैं। तो यहाँ पर अगर आप छोटा सा एक सुराख कर देते हैं, ठीक है, एक सुराख करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल इधर से मूव करके इधर आना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये देखें तब तक आते रहेंगे जब तक इन दोनों की जो मकदार है दोनों साइड पे इक्वल ना हो जाए। ठीक है, दोनों साइडों पर इक्वल हो जाए, तब तक ये एक दूसरी साइड पे मूवमेंट करते रहेंगे। और इस मूवमेंट में एनर्जी जो है वो नहीं लगती, डज नॉट स्पेंड एनर्जी, यानी कि इनको हायर से लोअर कंसंट्रेशन में आने के लिए किसी किस्म की एनर्जी जो है वो नहीं चाहिए। और इसी को ही पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर टू लोअर साइड पे मूव करेंगे और कोई एनर्जी भी कंज्यूम नहीं करेंगे। इसकी अगर आप एग्जांपल लें तो वो है जी, आप कमरे के कोने में सेंट जो है वो लगाते हैं तो उसकी खुशबू जो है कमरे की दूसरी साइड तक जो है वो पहुंच जाती है। उसका मतलब क्या है कि जहाँ पे आपने स्प्रे का प्रेस किया वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और वहाँ तक चलती गई जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन जो थी वो कम थी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो है जब आप सांस लेते हैं तो हवा आपके फेफड़ों में जाती है। जो चीज़ आपकी बॉडी में कम है वो हवा से बॉडी में चली जाती है, और जो चीज़ बॉडी में कम ज़्यादा है वो बॉडी से हवा में आ जाती है।
ठीक है। तो इसी तरह जो है डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो होता है। अगर आप जो है ये सेल की एक मेम्ब्रेन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है इस साइड पे बहुत ज़्यादा है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस का मतलब होता है कि सेल के बाहर वाली सरफेस, या अगर आपके पास सरफेस है तो ये इंट्रा सेलुलर है और ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहाँ पे पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा है और यहाँ अंदर जो है वो कम है। तो वाटर के मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से अंदर की तरफ मूवमेंट करके आएंगे। वाटर जो है हमने एज एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिफ्यूजन कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ में लाजमी बात याद रखनी है कि ये क्या, यहाँ पे क्या है, सब्सटेंसेस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट का मतलब यही है कि आप किसी चीज़ को सहूलत दें, ठीक है। फैसिलिटेशन नहीं होती, यानी कि आप सहूलत देकर किसी को जो है प्रमोट करें, सिफारिश समझ लें जिस तरह हमारे यहाँ होती है। तो इसमें क्या है कि होता ये है कि ये भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, यानी कि वो यहाँ से डिफ्यूज़ होके नहीं आ सकते, ठीक है, यहाँ से डिफ्यूज़ होकर नहीं आ सकते। तो फिर क्या है कि यहाँ पे कुछ जो है ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास एक ओहदा है और वो इनकी सिफारिश करवा कर इनको यहाँ से मूव करवा कर इधर ले आएंगे। वो किस तरह से, और वो जो सिफारिश वाले लोग हैं वो कौन से हैं, प्रोटीन्स हैं। उनको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। तो आपने सेल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि सम प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा कि ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं, वो आके इसके साथ अटैच होंगे। बदले में यहाँ पे देखिए अटैचमेंट हो रही है। फिर क्या होगा, ये प्रोटीन का चैनल थोड़ा खुल जाएगा, ये मूवमेंट करके थोड़ा अंदर आ जाएगा, इसी तरह फिर मूवमेंट करके अंदर आ जाएगा, यानी कि डिफ्यूज़ होके इस रास्ते से अंदर जो है वो नहीं आएंगे, इस रास्ते से अंदर नहीं आएंगे। प्रोटीन के चैनल के साथ बाइंड करेंगे, वो आगे रास्ता बना के देगा और यहाँ से अंदर आ जाएंगे, ठीक है। डिफ्यूजन की तरह ही है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, इनका साइज़ बड़ा है, ठीक है। अगर छोटा हुआ होगा तो वो सिंपली डिफ्यूजन करेंगे, लेकिन अगर उनका साइज़ बड़ा है तो वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में क्या करेंगे, मूवमेंट करके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल्स जो हैं उनकी मदद से जो है वो मूव करके जाएंगे। इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। आगे है हमारे पास ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस, इसकी डिफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट इसको आप ध्यान में रख लें, वाटर, ठीक है। यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो डिफ्यूजन में आएगा, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या है, सॉल्वेंट, खास तौर पर वाटर को हम ज़्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कुछ को अंदर आने देती है और कुछ को जो है अंदर आने नहीं देती, ठीक है। अच्छा, तो क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मुराद हायर टू लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, तो और दूसरी बात ये है कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि वाटर के लिए है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ये एग्जाम्पल, ये तस्वीर से आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ आपके पास जो है एक कंटेनर है, या एक इमेज है ए और दूसरी इमेज है बी, ठीक है, ऐसा से हो गया। अब आप ये देखते हैं बी में, पहले हम बी को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो लो है और यहाँ पे इस साइड पे वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, और दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है, यानी कि ये कुछ चीज़ों को यहाँ पे आने देगी और कुछ चीज़ों को यहाँ पर आने नहीं देगी, ठीक है। तो होगा क्या कि वाटर जिसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ से मूव करके इस साइड पे आ जाएगा, जब तक दोनों का लेवल जो है वो बराबर नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए है, तो ये वाले बड़े मॉलिक्यूल, इनकी कंसंट्रेशन भी यहाँ पे ज़्यादा है ना, ये देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये मूव करके इधर नहीं आएंगे, ठीक है,
एक तो ये है कि इनका साइज़ बड़ा है, दूसरी बात ये है कि ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्वेंट यानी कि वाटर मालिक्यूल को स्टडी करते हैं। डिफ्यूजन होती है तब हम जो है इसको भी स्टडी करते हैं, लेकिन हम किसको स्टडी कर रहे हैं, ऑस्मोसिस को स्टडी कर रहे हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि वाई मालिक्यूल्स टेंड टू गो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये थोड़ा केमिस्ट्री और फिज़िक्स वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे समझने लायक है कि वो जो मालिक्यूल्स हैं हम पढ़ते हैं ना, मिसाल के तौर पर हम अगर ये कूलर वाली एग्जांपल ही लें तो आप ये सोचें कि अगर आपके पास कूलर पड़ा हुआ है इधर एक, ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक कूलर है, वाटर टैंक है, पानी से भरा हुआ है, यहाँ से आप सुराख करते हैं तो ये पानी जो है यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है और यहाँ पे गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो लो थी, तो ये खुद ब खुद हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इधर रास्ता खोलने की है, ये खुद ब खुद मूव करके इधर आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मालिक्यूल्स टेंड टू गो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाई कि ये मालिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्यों जाते हैं, इसका जवाब आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ठीक है, अब हम ऑस्मोसिस में वो टर्म्स पढ़ते हैं, वो कंडीशंस पढ़ते हैं जिनका सेल से सामना होता है। ठीक है, तो 3 कंडीशन है, एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पहले कुछ टर्म्स हैं, आपने उनको जहन में रखना है। हाइपर मीन्स होता है जी हायर और हाइपो मीन होता है लो। ठीक है, हाइपर टेंशन वाला आदमी यानी कि उसमें टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, हाइपर टेंशन ज़्यादा टेंशन लेने वाला। तो हाइपर का मतलब क्या होता है, हायर, और हाइपो का मतलब क्या होता है, लो। अब सवाल ये है कि हायर और लो ये होता क्या है, मतलब कौन सी चीज़ हायर है और कौन सी चीज़ लोअर है, उस मौसम में हम पढ़ेंगे। तो वो क्या है, साल्ट कंसंट्रेशन, के साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हाइपर में ज़्यादा होगी, हाइपो में लो होगी। हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आपने इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, और वो क्या है, यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड दी सेल। आप बाहर खड़े हैं इधर, ठीक है, आप इधर खड़े हैं, हाइपरटोनिक पढ़ेंगे ना। ठीक है, आप इधर बाहर खड़े हैं और ये आपकी टांगें आ गई, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो आप यहाँ पे बाहर खड़े हैं। अब आप पहली कंडीशन पढ़ते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर मीन ज़्यादा, क्या चीज़, साल्ट कंसंट्रेशन, कहाँ पे, आउटसाइड दी सेल। तो बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वाटर जो है बाहर वो कम है। ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं ना कि जो साल्ट है वो बाहर ज़्यादा है, तो किससे ज़्यादा है, और वो है वाटर। तो वाटर जो है बाहर वो कम है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं वाटर जो है वो बाहर कम है। तो हम ऑस्मोसिस में वाटर की मूवमेंट देखते हैं ना, होता क्या है कि सेल के अंदर वाला वाटर जो है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे हायर है और यहाँ पे क्या है, लोअर है। ठीक है, तो अब आपके जहन में आ गया होगा कि वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। जब सेल का अपना वाटर जो है वो बाहर मूव कर जाएगा तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, उसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा सेल। ठीक है, किस कंडीशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। यानी कि जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मिलेगा, हाइपर मीन ज़्यादा, टॉनिक सॉल्यूशन यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, कहाँ पे, आउटसाइड द सेल। ठीक है, आउटसाइड दी सेल जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो सेल के अंदर का वाटर जो है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये आप प्लांट सेल को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके उलट है कि हाइपो मीन कम कंसंट्रेशन हो किसकी, साल्ट की, कहाँ पे, आउटसाइड दी सेल। आप फिर से यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और या फिर से बाहर आ गए, तो यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, कम है मतलब वाटर की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे क्या है, हायर है, और यहाँ पे क्या है, लोअर है। अब क्या होगा कि वाटर इधर से मूव करके सेल के अंदर आना शुरू कर देगा। क्यों, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जब अंदर आएगा तो क्या होगा कि सेल जो है वो फूल जाएगा, इतना फूलेगा कि जो अब वाटर जो अंदर, उसने तो अंदर आना ही है, क्योंकि बाहर तो वाटर की मकदार ज़्यादा है, तो अंदर आएगा तो बदले में क्या होगा, सेल जो है वो फट जाएगा।
ठीक है। सेल जो है वो फट जाएगा। कौन सा सेल? एनिमल सेल जो है वो फट जाएगा। प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा। क्यों टर्जिड हो जाएगा? क्योंकि इसके आसपास जो है, आपको याद हो कि प्लांट में सेल वाल मौजूद होती है जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो वो फटने की बजाय क्या हो जाएगा? सख्त हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों की दरमियानी कंडीशन जो आती है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों इक्वल हों। ठीक है। इक्वल होगी तो जितना पानी सेल के अंदर आ रहा होगा उतना ही पानी सेल के बाहर जा रहा होगा। इस कंडीशन में सेल जो है वो खुश रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की समझ आ गई होगी। अब हम दूसरी बात ये है कि आप इसको सॉल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये है कि अगर आपके पास एक बीकर है, ये एक बीकर पर रख लें और इसमें एक सेल पड़ा हुआ है, तो आप पानी डालेंगे ना, मतलब पूरा सॉल्यूशन डालेंगे, तो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में साल्ट जो है वो ज़्यादा होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में साल्ट जो है वो कम होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं शक्ल में कि हाइपर मीन ज़्यादा, कौन सी चीज़? साल्ट। ये देखें रेड आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है। ये देखें ब्लू वाले तो अंदर ज़्यादा है, तो अंदर वाले बाहर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और सेल जो है ये देखें चूसी हुई शक्ल जैसा हो जाएगा। ठीक है। इसकी बजाय अगर आप हाइपोटोनिक को देखें तो मतलब सेल के बाहर जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, बहुत कम है, मतलब वाटर ज़्यादा है तो वाटर बाहर से अंदर चला जाएगा और सेल जो है फूल जाएगा, एक मोटा सा गोलू सा बन जाएगा। ठीक है। अगर वो प्लांट सेल है तो वो फट जाएगा और एनिमल सेल है तो वो टर्जिड हो जाएगा। और आइसोटोनिक में क्या है कि उसको जो है वो साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन दोनों साइड पे इक्वल मिल रही है। ठीक है। और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है दो केसेस हैं, एक है प्लाज्मोलाइसिस और दूसरा है टर्जिडी। ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस और टर्जिडी। पहले हम टर्गर प्रेशर को पढ़ते हैं कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। जब सेल के अंदर पानी जाता है, ये जो वैक्यूल है प्लांट का, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर क्या है? वाटर है। तो वाटर जो इसकी टोनोप्लास्ट, जो उसकी मेम्ब्रेन थी, उसके ऊपर जो प्रेशर लगाता है बाहर निकलने के लिए, ठीक है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। वो प्रेशर जो वाटर वैक्यूल की सरफेस के ऊपर लगाता है उसको क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर के बदले में आपके पास जो मैकेनिज्म, जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं टर्जिडी। टर्जिडी से क्या मुराद है कि वो सेल जो है, वो वैक्यूल जो है वो फूल जाएगा जैसे आप गुब्बार में पानी डाल देते हैं। ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि जो आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पढ़ रहे थे कि वाटर जो है वो अंदर से बाहर निकल आता है, अंदर से बाहर निकल आता है, तो ये देखिए ये सारा का सारा इसके अंदर क्या था? साइटोप्लाज्म था। तो वो भी जहाँ पे मेम्ब्रेन फट जाती है उससे बाहर निकल आता है, तो सेलुलर मटेरियल भी बाहर निकल आ जाता है और सेल जो है वो टूट फूट जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि सेल फटता है और सेलुलर मटेरियल लाइक साइटोप्लाज्म जो है वो भी बाहर निकल जाता है और सेल जो है वो उसकी शक्ल चूजी जैसी हो जाती है, यानी कि वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। साइटोलाइसिस में क्या है कि सेल फट जाता है। ठीक है। इसमें फटा नहीं है, इसमें क्या हुआ कि सेल का अंदर का मटेरियल जो वाटर था वो बाहर निकला और साथ में साइटोप्लाज्म भी बाहर निकल गया। इसमें क्या हुआ कि वाटर इतना ज़्यादा है कि सेल फट गया। दोनों में फ़र्क है। ठीक है। इसमें पूरे का पूरा सेल फट गया और इसमें फटा नहीं, बल्कि एक जो वाटर था, वाटर जब बाहर निकल रहा था उसके साथ क्या हुआ, जो उसकी जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल था वो भी बाहर निकल गया और वो जो है वो उसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस हो गया, जबकि दूसरे के अंदर क्या होगा? साइटोलाइसिस हुआ होगा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा।